बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करेंगे आपको अपने शो गपशप में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर, और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी, और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन, और मैं हूं अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. यूनुस, मुझे लगता है अब तो नीचे लोगों ने कमेंट्स करना स्टार्ट कर देना। वी नो कि आप क्रिकेटर नहीं हैं। Yes. सो व्हाट? नहीं? Like I care. Who cares, bro? Nobody cares. आज की क्या न्यूज है? आज की न्यूज़ जो है झंडे पर है। झंडे पर? वाह। एक होता है एजेंडा, Yes. एक होता है झंडा। और झंडे पे फख्र करना चाहिए। हर मुझे लगता है कि हर नेशन के लिए उसका फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट होता Yes. है, और उसको गरूर होता है, उसको तकब्बुर होता है, और इस बात पे तकब्बुर करना भी चाहिए क्योंकि ये झंडा आपको ऐसे नहीं मिला, इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां होती हैं, फ्रीडम होती है। तो मॉर्निंग के टाइम पे आज मैं कहीं ना आपको एक जर्नी के बारे में बताती हूँ। जर्नी इन सेंस कि मैं छोटी होती थी तो मैं अक्सर अम्मा को कहती थी कि मम्मा पता नहीं क्यों बट एक ना जब हम स्कूल में भी जाते हैं और कोई फेस्टिवल होता है और हर कंट्री का एक फ्लैग हमारे सामने आता है तो हमारी सबके लिए रिस्पेक्ट आती है। लेकिन जब पाकिस्तानी फ्लैग को मैं देखती हूँ ना तो मेरा दिल चाहता है मैं फौज में जाऊँ। मम्मा ने कहा बेटा मुझे लगता है कि तुम फौज में जाओगी या नहीं जाओगी, लेकिन ये वाला जो जज्बा है ना ये हर बच्चे के अंदर है। हाँ, ये बात तो है, बात नहीं होनी भी चाहिए वैसे। बेशक। लेकिन अगर वही झंडे को कोई कहे कि इस झंडे समेत जो है आपकी टीम को वापस कोई भेज दे, ये न्यूज़ सुनकर या इस तरह का आप कोई स्टेटमेंट सुनकर, वो भी स्टेटमेंट मैं बात करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा मज़ीद वजाहत के साथ आपको बताती हूँ कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक कहीं ना कहीं 1971 का जो एक्सपीरियंस है आपस में, जो लोग हैं या अवाम है या पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो काफ़ी बड़े हैं। और ये भी हम जानते हैं कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा हैं जो हसीना वाजिद, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को दिल से ना ही कबूल किया है ना वार्म वेलकम किया उस टीम को। ये हम बहुत पुराने भी अगर मैचेस देखें तो कभी ना कभी उनकी ऐसी स्टेटमेंट आती थी, लेकिन अब उनकी तो ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। बट उन्हीं के गवर्नमेंट में, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट के एक बहुत अहम जो है वजीर की एक स्टेटमेंट आई है जिनका नाम है मुराद हसन। और मुराद हसन साहब ने कहा है कि ये पाकिस्तानी जो टीम है ये स्टेडियम में, क्योंकि एक टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट में क्या होता है कि कोच को अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए या उनकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आपको एक कहते हैं ना वार्म वेलकम, यस यू कैन डू इट। ये हम आपस में भी करते हैं, जब शो स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं यस आप अच्छा करेंगे। तो इसी तरह कोच ने जो है वो पाकिस्तानी फ्लैग के साथ जो है टीम जो है वो जा रही थी और उन्होंने कहा यस, और वो पिक्चर्स या वीडियोस क्लिक की और वो पिक्चर्स पर इतना इशू हुआ कि आप जो है वो हमारे 50 साल का वो जो, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही थे और 50 साल इन सेंस के, तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो एक बैड एक्सपीरियंस के बाद क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान के साथ नहीं बना और सेटलमेंट नहीं हो पाई, अलग हो गया, तो उस अलग को जो है ना वो अब दे आर सेलिब्रेटिंग कि बिकॉज उनका तो वही आज़ादी का दिन है। वो कहते हैं कि हमें जो है हमारा मुल्क मिला, इस पे हमारी खुद मुख्तारी है। तो इसी तरह जो है अगले महीने तो उन्होंने कहीं ना कहीं देखिए क्रिटिसाइज करने वाले या नेगेटिव लोग ना पॉजिटिविटी के अंदर भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। अगर मैं पूछूंगी ना आप कैसी हैं तो आप कहेंगे कि क्या मतलब है कि अगर कोई इंसान पूछ रही है आप क्यों पूछ रही है, तो नेगेटिव इंसान के लिए एक छोटा सा मुद्दा ही काफ़ी होता है। और ये मुद्दा उन्होंने बना लिया कि आप हम लोगों के मुल्क में आके हमारे उस जज्बात को जो 1971 में आप लोगों की वजह से हमारे जो हौसला टूटा था या जंग हुई थी, वो आप लोग हमें जो है वो बुली कर रहे हैं और हमें लेट डाउन कर रहे हैं हमारे मुल्क में आके, तभी आप अपना झंडा बड़ी शान से लहरा रहे हैं। That's so bad. एक खेल के मैदान में अपने आप को बूस्ट, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए अगर कोच ने अपनी टीम को जो है कहा कि आप पाकिस्तानी फ्लैग के साथ आएँ, या फिर उसको इतना बड़ा स्टेटमेंट बनाकर इतना कहना कि इस पाकिस्तानी टीम को आज ही इस झंडे के साथ वापस भेज दिया जाए, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है अगर दुश्मन भी आपके घर में आए तो आपको तो उसको वार्म वेलकम देना चाहिए। बट एनीवेज इसी के साथ साथ मैं थोड़ा एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। अगेन मेरी इंडिया से या इंडियन अवाम से कोई वो नहीं, क्योंकि मुझे मेरे पर्सनल जो है पेज पे कमेंट्स आए
कि हम आपको इंडिया से देखते हैं और हम फ़ैन हैं, ये हैं ड्रामाज वगैरह एंड ऑल, लेकिन हम जब से आपका शो देखने लगे आप इंडिया के बहुत खिलाफ बोलती हैं। मैं आज प्लीज़ ये क्लियर करना चाहूँगी कि मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं, मैं इंसानियत की बात करती हूँ, लेकिन मैं ये भी इजाज़त नहीं देती कि अगर कोई और दूसरी मुल्क के पॉलिटिकल जो है लाइक मिनिस्टर्स हमारे मुल्क की आवाम को बेवकूफ़ कहे या अब्यूज़ करे, या उनका मीडिया हमारी मीडिया को लाइक यू नो इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं आप इंसान हैं, आपकी अपनी भी एक सोच और मेरी सोच ये है कि आप हमें इज्जत देंगे, हम आपको इज्जत देंगे, लेकिन आप हमें गालियाँ भी देते हैं फिर भी हम आपको इज्जत देते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि 2025 में जो मेहमान नवाजी ICC की तरफ से जो हमें दी गई है, हम मेहमान नवाज होंगे और हम जो है अपने घर में किस तरह से इज्जत देते हैं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इंडिया की मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ, इंडिया ने इस बांग्लादेश की जो ये पूरी स्टेटमेंट थी मिनिस्टर की, इसको और ज़्यादा बूस्ट किया और उन्होंने कहा कि हाँ ये पाकिस्तानी टीम का जो है ये कहीं ना कहीं आपको डिसरिस्पेक्ट करने का अंदाज था। और मैं आपको ये बता दूं इंडिया को इस बात का भी बुरा लग रहा है और अभी ये भी बहस है कि 2025 में हम पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। मतलब अगर उनकी क्रिकेट टीम से भी पूछा जाए, क्योंकि देखिए क्रिकेट टीम तो खेलने के लिए ही आएगी ना, लेकिन पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं वो भी हमें देखने होंगे, क्योंकि मुल्क में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके मुल्क में जो लोग बैठे हैं, क्या वो आपस में ताउन करना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि इस तरह से हर जगह पीस हो और खेल के मैदान हो, क्योंकि खेल का मैदान जब होता है ना तो आपकी आना जाना क्योंकि उनकी भी आवाम आएगी और हम इसी तरह उनको इज्जत देंगे। जिस तरह से करतारपुर में आए थे तो काफ़ी लोगों ने करतारपुर से जब वापसी में, पाकिस्तान से वापसी में इंडिया जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है, ना पाकिस्तानी लोग ऐसे। इवन सनी देओल के जो फेस पर बार बार फुटेज दिखाई जा रही थी कि किस तरह से वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं शर्मिंदा थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने ही पाकिस्तानी अगेंस्ट जो है वो मूवीज़ बनाई है। बट एनीवेज ये एक अलग डिबेट है, इसमें इंडिया अपना क्या किरदार निभाता है। इंडिया ने न्यूजीलैंड के टाइम पे भी अपना जो किरदार निभाया पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन हम यही कहेंगे कि जिस तरह से हमारी पाकिस्तानी टीम ने मैचेस खेले हमें उन पर बहुत फ़ख्र है, और वो बांग्लादेश में भी जिस तरह से पॉजिटिव होकर उनका बहुत बड़े स्टेटमेंट्स के बाद भी कि झंडे को, क्योंकि हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपने मुल्क की इज्जत और बका के लिए हमेशा डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। मुझे लगता है हमारे यहाँ का एक छोटा सा बच्चा भी अगर देखेगा कि पाकिस्तानी फ्लैग नीचे, जैसे कि अनम ने 14 अगस्त में फ्लैग्स उठाने चली गई थी, तो यही जज्बा है। जी अनम, आप क्या कहना चाहेंगी? ये जो स्टेटमेंट आया है एक बहुत ही आम वजीर की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो झंडा जो होता है वो किसी भी मुल्क का प्राइड होता है, उसकी शान होता है, और झंडे के साथ कोई भी इस तरह की डिसग्रेसफुल हरकत की जाए, जैसे हमारे 14 अगस्त पे हम झंडियाँ लगाते हैं और वो नीचे गिरा देते हैं, उससे बच्चे घूम रहे होते हैं, वो भी एक गलत चीज़ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे आपके सेंटिमेंट्स पता चलते हैं कि आपको अपने मुल्क से कितना प्यार है। शायद हम इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन झंडे के साथ इस तरीके की अगर कोई बेहुरमती की जाए तो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है, हर्ट होता है। मुझे आपकी मैंने सारी बातें सुनी बहुत गौर से। इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो भी अभी वाक़या हुआ है, जब इसका सर्वे भी किया गया, वहाँ के लोगों से पूछा गया, तो उन्होंने भी इस चीज़ का हमारे हक़ में बोला कि झंडा अगर आप लहरा देते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Exactly. और मैच से पहले इस तरह की चीज़ें ये की जाती हैं, लोगों को इससे आपका हौसला बढ़ता है, और आप किसी मुल्क में जाके खेल रहे हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए झंडा, इट्स नॉट अ बिग डील। ये बहुत ही छोटी, मैं कहूँगी बांग्लादेश के लोगों का कहीं ना कहीं सपोर्ट है हमारे साथ, वो ताउन करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि एक गवर्नमेंट ऊपर होती है तो आप नीचे हो ना, आप दबे होते हो, आपको उनकी सुननी है, तो शायद वो खुल के इजहार नहीं कर पाते। लेकिन जो उन्होंने ये बात कही मुझे बहुत अच्छा लगा कि हसीना मैडम जो भी हैं उनके तासुरात बहुत ही गलत हैं, लेकिन जो उनके लोग हैं कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की समझ है और उनको ये नॉलेज है कि उनके साथ गलत है, और वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मुझे उनका रिएक्शन ज़्यादा अच्छा लगा, और हसीना से तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है, वो और क्या कर सकते हैं। हकीकत बात है, मैं तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ और परेशान भी हूँ कि किसी इंसान को इतना कोई बुरा लग गया सिर्फ झंडा लहराने पर। सोचें, अगर हमने तो अभी झंडा लहराया है, अगर हम अपने कायद की तस्वीर
तस्वीर वहाँ पर लहराते तो कैसा लगता आप लोगों को। लेकिन मैं सच बताऊँ तो ये चीज़ जो है वो हकीकत में बहुत बड़ा अलमिया है कि आप किसी मुल्क में जाकर वहाँ पर अपनी ही जो है वो क्रिकेट टीम को मोटिवेट करने के लिए आप अपना ही कौमी परचम लहरा रहे हैं, जो कि ज़रूरी होता है। आप खुद देखें कि कौमी परचम को जब हम देखते हैं, अपना तराना जब हम सुनते हैं, तो एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही बूस्ट जो है आप हो जाते हैं, तो आपको और ज़्यादा वो चीज़ करने में मज़ा आता है और आपको होता है कि अब जिम्मेदारी है, अब हमारे ऊपर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी और हमें वो पूरी करनी है। आप मतलब अभी तो चले पाकिस्तान है, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पर, और मेरे ख्याल से ये पहली बार नहीं हुआ, हर टीम वहाँ पर जाती है, उसके फ्लैग्स वहाँ पर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हम जब गए हैं, दुबई में अभी जो मैचेस हुए उसमें भी पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतना बड़ा कोई इशू बनाने वाली बात थी। और सना वैसे मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है ना, हम लोग जितने भी पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं वो जितना भी हाथ दोस्ती का बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे ना, तो वो लोग समझेंगे शायद इसमें भी कोई ना कोई साजिश है या इसमें कोई ना कोई बात है जो हमारे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने जैसे फ्लैग की बात की कि वाकई में जब आप किसी भी मुल्क का कोई भी झंडा आप लहराते हैं तो उनको एक टीम को जो है वो बूस्ट मिलता है खेलने का, कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। टीम तो होती है बट उनके साथ जो आवाम होती है वो कितना उनको मोटिवेट कर रही होती है। आपकी हुब्बुल वतनी नजर आ रही होती है उस वक्त, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। As far as I know, ये जो इंसिडेंट हुआ था फ्लैग का, that happened in a net practice. पाकिस्तान क्रिकेट अपनी नेट प्रैक्टिस कर रही थी एंड उस दौरान वो फ्लैग लगाया हुआ था। इंटरनेशनल कोई भी कंट्री का मैच होता है, वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो फुटबॉल हो, वो अमेरिकन फुटबॉल हो, वो सॉकर हो, वो बैडमिंटन हो, कुछ भी हो, स्टार्टिंग में ग्राउंड में दोनों टीम्स आती हैं, उनका नेशनल एंथम प्ले होता है, उसके बाद वो लोग अपना टॉस करते हैं, जो भी करते हैं मैच के। बात ये है कि फ्लैग अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2003 में आई स्टिल रिमेंबर कराची बांग्लादेश मैच खेलने आई थी एंड मैं ग्राउंड में था एंड आई सॉ people holding Bangladeshi flags, Bangladeshi flags, they were holding it. And the reason is कि पाकिस्तान बांग्लादेश में भी at times ऐसा हुआ है, मैचेस होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग आते हैं, न्यूजीलैंड के आते हैं, वो अपना फ्लैग लेकर आते हैं because they are there to support their respective country. Exactly. And having said that, ये इशू बनाना कि नेट प्रैक्टिस में क्यों ये क्यों, देखें एक चीज़ समझे कि जब स्पोर्ट्स होता है ना, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल टीम या कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं तो ये माइंड गेम्स खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियंस आर बेस्ट एट इट। वो मैच से पहले ही ऑपोजिशन वाली जो टीम है उसका दिमाग इतना डिफीट पे ले जाएगी कि वो मैच खेल ही नहीं पाएंगे। तो सेम गोज विद बांग्लादेश। ये जो मीडिया करते हैं, बिकॉज बांग्लादेश इज अ वेरी वीक क्रिकेट टीम राइट नाउ एंड वो सिर्फ माइंड गेम्स कर रहे हैं सो दैट पाकिस्तान बुरा खेले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। बस एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश को तो शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। मैं बताता हूँ क्यों। अगर 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं हारता तो बांग्लादेश को आज तक टेस्ट स्टेटस नहीं मिलता जैसी उनकी टीम है। और ये सबको पता है 1999 का जो वर्ल्ड कप था उसमें तो अनडिफिटेड थे, बांग्लादेश से हारे। अब वो भाईबंदी में हारे, हम दोस्ती में हारे, मोहब्बत में हारे, लेकिन वो वाली बात है कि एहसान फरामोश ना बनो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चीप टैक्टिक्स करके वो हमारी जो कौम के हौसले जो है पस्त कर सकते हैं और हमारी टीम के स्पेशली। एग्जैक्टली। लेकिन वीनस जैसे आपने कहा ना मीडिया, अगेन हम लोग भी मीडिया में ही हैं और मीडिया से ही ब्रेक पे जाने से पहले मुझे लगता है कि ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ कि लाजमी नहीं कि हमेशा मीडिया जो है बड़ा चढ़ा के दिखाए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मुराद हसन साहब को नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देते हुए सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम अगर अपने स्टेटमेंट देने पर आ जाए तो सर आपका क्या होगा। और जहाँ तक पाकिस्तानी टीम को आप झंडे के समेत वापस भेजना चाहते हैं मुल्क में, प्लीज़ भेजें क्योंकि हमें हमारी टीम पे फख्र है। और इसी बात पे हम जाएंगे छोटे से ब्रेक पर। आज की बात तो मैं घर पे गाड़ी पे हर जगह पाकिस्तानी फ्लैग लगाऊंगी क्योंकि मुझे फख्र है और हम सबको फख्र है। सो पाकिस्तान जिंदाबाद और फख्र ज़मान है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो कायनात आज हमारे लिए लेकर आई थी। सीरियसली कि किसी का झंडा, किसी भी मुल्क का झंडा हो, रिस्पेक्ट हर किसी पर जो है वो वाजिब है, लागू होती है कि आप भी उस पर रिस्पेक्ट करें। लेकिन अब जो है वो आ जाते हैं अपने मुल्क की तरफ कि हमारे मुल्क में आखिर क्या हो रहा है और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो सर्दियाँ आ गई हैं जनाब, और सबको पता है कि सर्दियाँ जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं। हमारा रहन सहन तब्दील होता है,
होता है, हमारी स्किन तब्दील होती है, हमारे बाल तब्दील होते हैं, हर चीज तब्दील होती है, लेकिन कपड़े तब्दील होते हैं। मौसम के साथ साथ बहुत बीमारियां भी आती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमें अब ख्याल करने की भी जरूरत है। क्वेश्चन टाइम। फिर आप जरूर प्लीज आगे बताइए, क्या वो गैस का क्या हुआ खान साहब? ये तो हकीकत बात है कि शेड्यूल तो बना था और ये भी चीज़ आई थी कि आखिर जो है ये शेड्यूल के मुताबिक गैस आएगी, लेकिन हमारी जो सुई सॉदर्न गैस कंपनी है उन्होंने जी ये जो शेड्यूल था वो अब मानने से इनकार कर दिया और मुझे लगता है उन्होंने ये ठानी हुई है कि हमने तो गैस देनी ही नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है। हुकूमत भी जो है वो सुई सॉदर्न कंपनी के पीछे पड़ी हुई है कि हमारे मुल्क में आप लोग गैस तो दे दो, किसी को तो दे दो, यानी कि हम लकड़ियों का इंतजाम करना शुरू कर दें। पूरी। अच्छा, आपको बताएं कि एक एवरेज कितने सीजन्स होते हैं? सर्दी, गर्मी, बताएं कौन कौन से? आई थिंक तीन सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार। हाँ जी, एक और भी होता है, मानसून भी होता है, मानसून भी होता है, और फिर दिल टूटने वाला मौसम भी आता वो है। तो मौसम भी बहुत बुरा। वो तो मुझे लगता है 12 महीने ही होता है, कभी भी टूट सकता है। बिल्कुल, आप 13 महीने भी चलाएं। मैं बता रहा हूँ, कराची जैसे शहर में एक दिन में जब सर्दियां आती हैं तो 4 मौसम आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सुबह 4 बजे से 9 बजे तक सर्दी पड़ती है, 9 से 4 बजे तक दोपहर के गर्मी पड़ती है। फिर आता है स्प्रिंग टुवर्ड्स 6 o'clock तक। फिर उसके बाद आती है 7 से जो 9 है, 7 से जो 9 है वो सबसे ज्यादा खतरनाक मौसम है, वो होता है रश का मौसम। कराची में उस टाइम बहुत रश हो रहा है, फिर हमारी रूटीन ऐसे चलना स्टार्ट हो जाती है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कराची पीपल टू सर्वाइव। हमें सर्दी भी बर्दाश्त नहीं, हमें गर्मी भी बर्दाश्त इसका मतलब है हम वॉरियर हैं। यस, वी आर वॉरियर्स। हमें जंग पे भेजा जाए। हम अपील करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत से कि वी आर ऑल रेडी, जहाँ भेजना है। ओके जी, बैक टू द पॉइंट। अब दोबारा से जो है वो पॉइंट पर आते हैं कि आपको पता है कि सर्दियों के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें भी अपने आप को तब्दील करना चाहिए, यानी कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे माहौल को जो है वो आलूदा करे। मैं आप लोगों के लिए बैड न्यूज़ लाई हूँ आज। मुझे भी बुरा लगा जब मैंने ये चीज़ पढ़ी, तो मुझे ये बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि इस बार भी जो है वो पाकिस्तान का शहर लाहौर सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त आया है। तो मतलब इसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं जो है वो हमारे अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, हमारे रहन सहन में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें ना करें जिसकी वजह से फ़िज़ा जो है वो आलूदा होती है। और अगर कराची की मैं बात करूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि कराची जो है वो 6ठे नंबर पर आया है सबसे आलूदा तरीन शहरों में। तो मैं आपको इसके पर्टिकुलेट की भी तादाद बताती हूँ कि जो लाहौर है उसकी तादाद, अगर पर्टिकुलेट मीटर की तादाद बताऊँ तो 516 तक जा पहुंची है अभी लाहौर की रिसेंट, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर जो है उसे लाहौर कहा गया है। और अगर मैं कराची की बात करूं, क्योंकि लाहौर के बाद अगर दूसरी कोई सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर है तो वो कराची है। कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची के जो है वो 174 जो है वो पर्टिकुलेट मीटर्स की तादाद है, जिसकी वजह से कराची 6ठे नंबर पर सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहरों में जो है वो आया है। और ये तो पाकिस्तान की बात है, क्योंकि वर्ल्ड एयर इंडेक्स जब भी आता है उसमें पूरी दुनिया की जो है वो एयर क्वालिटी बताई जाती है, और एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान जो है वो सरफहरिस्त रहा है, जिसमें लाहौर सरफहरिस्त है। लेकिन जो दूसरे नंबर पर कंट्री रही है वो भारत है। भारत का जो है वो दिल्ली, जो कि दूसरे नंबर पर सरफहरिस्त रहा है, जिसकी पर्टिकुलेट की तादाद जो है वो 198 तक जा पहुंची है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद चीन भी है, चीन का वुहान, जहाँ से कोरोना वायरस भी आया था। तो ये सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमें, देखें अपने आप को जिस तरह से ग्रे लिस्ट में हमें हमारी जद्दोजहद है कि हमारा नाम ग्रे लिस्ट से हटे, और इसी तरह से हमारी ये भी जद्दोजहद होनी चाहिए कि जो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी का इंडेक्स आता है उसमें नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान का नाम ना हो। हमेशा हमारे खान साहब हैं उनकी भी पूरी जद्दोजहद रही है कि आप मुल्क में जो है वो ट्री लगाएं ताकि अपनी फ़िज़ा को आलूदा होने से बचाएं। तो अगर आप सभी जो है वो एक ये मिशन बना ले, अहद कर ले कि सब लोगों ने अपने नाम से एक ट्री लगाना है, तो हो ही नहीं सकता कि नेक्स्ट ईयर जो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी का इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान हो। आप लोग क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने एक शो में बात की थी मोरिंगा के बारे में, आपको पता होगा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग दरख्त है। अगर आप वो लगाएं, मतलब जैसे कि आपने कहा कि एक एक भी इंसान जो है वो लगाना स्टार्ट करे तो वो बहुत अच्छा है। आप एसी का बिल जो है वो आपका कम आएगा, वो खाने में भी बहुत अच्छा है।
तो मुझे लगता है कि मोरिंगा जो है वो अब वो टाइम है लगाने का। तो प्लीज़ अब सब जो है वो एक जान एक यूनिट होकर इस चीज़ के ऊपर काम करें। तो मुझे लगता है ये मोरिंगा जो है ना आपको हर जगह नजर आएगा। और इससे एसी से जो बिल कम हो रहा है, एसी कौन चला रहा है सर्दी में? क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है। मोरिंगा जो है मतलब जो इसका गर्मियों में पत्ता जो है वो खाने में भी बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए भी। आपका जो जैसे कि हम लोग नॉर्मल सब्जी खाते हैं लेकिन तो अर्शिया एक सवाल है कि अगर ये इतना ठंडा होता है तो सर्दियों में हम नहीं होगा, क्योंकि ये कुदरती है ना कायनात, तो ये आप कभी से बीमार नहीं होंगे। मतलब जैसे कि ये मोरिंगा एसी वाला काम करता है, तो इसका रिमोट मिलता है, अलग से लेना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला की रिमोट है। अच्छा, जैसे कि इतनी अच्छी बात है, ये मोरिंगा तो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है। अगर आप उसकी जो मेडिसिन होती है ना, जो हर्बल मेडिसिन होती है जो मोरिंगा की बनी हुई होती है, अगर आप वो लेते हैं ना रोजाना मॉर्निंग में, तो आप बहुत ज्यादा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट आपको पता है कि कैंसर के पेशेंट को भी ये मोरिंगा का वो खिलाया जाता है। हकीकत बात है। ये तो आप वाकई सदका जारिया कर रहे हैं, क्योंकि आप इस तरह से बता के गर्ल्स तो मुझे लगता है सबसे पहले महंगी महंगी क्रीम्स जो है वो यूज करना छोड़ देंगी। आपको पता है वो फेस के पेस्ट भी बनता है, हाँ। फेस का पेस्ट बनता है, बालों का पेस्ट बनता है, आई मीन इसका ऑयल बनते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ बात हो रही थी पोल्यूशन की, ये कहाँ बात पहुँच गई तारीफ पेस्ट पे, मेकअप पे, हेयर पे? ओ माय इसी कंटेंट का नाम है गपशप, कि हम हर तरह की कंटेंट पे बात करें। और कायनात आके लड़की की खूबसूरती पे क्यों चली जाती है बात, ये समझ नहीं आती। बता रही हूँ ना। जी। और ये जो इसका बीज है वो आप बेच भी सकते हैं, उससे आप पैसे भी, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। हकीकत बात है। इसके पत्तों को अगर आप ले हनी थोड़ा सा मिलाए उसमें ना, तो वो अगर आप पेस्ट लगाते हैं अपने फेस पर, तो आपका काफी स्किन जो है वो आपकी ग्लोइंग हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर जी, आपको क्या लगता है? पॉइंट बहुत अच्छा था, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ पे बीवियों के टैंट्रम्स नहीं खत्म होते ना, ऐसे मुझे लगता है कि पोल्यूशन भी एक ऐसा मसला है जो कभी खत्म नहीं होगा। कोविड की जब पेंडेमिक था, तो एक वही टाइम नोट किया गया था कि हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में ग्लोबली बहुत कम हो गया था पोल्यूशन का रेशियो। और अब मुझे लगता है कि कुछ जैसे ना कुछ जगहों पे ऐसा आगे जो 2025 तक हमारी जो अपकमिंग जनरेशंस हैं, तो वहाँ पे स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि गाड़ियों में फ्यूल फ्री कुछ आने लग जाए तो ही जा सकती है, वरना पोल्यूशन कम हो सकता है, लेकिन आई बिलीव खत्म आप नहीं कर सकते। पेट्रोल इतना महंगा है, गाड़ी चला कौन रहा है? नहीं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बिजली पे अब गाड़ियां चलना स्टार्ट होने वाली, तो पेट्रोल का तो वैसे सिस्टम अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, यूनस आप भूल गए हैं। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होने वाला, मुझे लगता है इसके लिए 2-3 डेकेड लग सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे लाहौर में पोल्यूशन हो रही है, उसका इंडेक्स बहुत हाई चला गया है। सो व्हाट आई हर्ड एंड व्हाट इज ट्रू as far as I know, कि वहाँ पे एक आर्टिफिशियल रेन हो रही है टू कंट्रोल द पोल्यूशन, एंड दैट्स अ गुड स्टेप। एटलीस्ट हम लोग एक तरीके से पोल्यूशन कम कर रहे हैं। अगर नेचुरल नहीं हो पा रहा तो हम आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। ब्रेक का टाइम हो गया। जी जी, ब्रेक भी जरूरी होता है जी। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक अदर सिंगर जो हम सबको एंटरटेन करेगा। आपको एंटरटेन करेंगे, मुझे एंटरटेन करेंगे, उर्शिया को एंटरटेन करेंगे, कायनात को एंटरटेन करेंगे, अनम को एंटरटेन करेंगे, अवाम को एंटरटेन करेंगे, सबको एंटरटेन करेंगे। मिलते हैं चलिए ब्रेक के बाद। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, ना दुखां विच रोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। वेलकम बैक। और ये हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं। और कायनात कह रही थी कि क्योंकि ये मेरे फेवरेट है, मैं इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। जी कायनात, ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच यूनस। वाकई मेरे फेवरेट, और मेरे क्यों हम सबके फेवरेट है, ऑडियंस के फेवरेट है, तभी आप दोबारा यहाँ पर आए हैं। और मैं सच में बोलूँगी कि मैं इनकी इंट्रोडक्शन और इनका नाम से पहले कहूँगी कि वाकई आप अपने नाम के साथ बिल्कुल सूट करते हैं।
क्योंकि इनका नाम इतना खूबसूरत है, मोहम्मद ज़ैन। वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, जैसे पहला था वैसे ही, जैसे पहला था वैसे ही हूँ। कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आई? नहीं पैसा बर्बाद। नहीं, वो नई मोटिवेशन के साथ आया ना, ही इज लुकिंग सो एनर्जेटिक। आपको ये फील हुआ कि इम्प्रूवमेंट आई है आप में? यस, है पहले ना? से ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। शख्सियत में नहीं आई है, अच्छा, लेकिन अंदर जरूर आई है ऐसा। हाँ, सिंगिंग में नहीं आई? मैं यही तो बता रही हूँ कि शख्सियत में नहीं आई है, लेकिन टैलेंट में जरूर आई यस है। यस, ऑब्वियसली शख्सियत में भी आई है और टैलेंट में भी आई है माशाल्लाह से। शख्सियत पे नहीं आनी चाहिए ज्यादा तब्दीली। उसका रीजन ये है कि इंसान जो है, जो पैदा होता है जिस शख्सियत के साथ, हमेशा उसे वो शख्सियत अपनी कैरी करके रखनी चाहिए। वक्त हालात आपको बदलने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन जो आप हैं अंदर से, जो आप हैं, एक बच्चा, क्योंकि जब माँ पैदा करती है ना, वो एक मासूम बच्चा होता है, कहीं ना कहीं अपने अंदर से वो चीज कभी खत्म नहीं करनी चाहिए। अंदर का बच्चा नहीं मारना चाहिए, कभी नहीं मारना चाहिए। तो उससे शख्सियत जब का क्या तक ताल्लुक? आपका ये इंसान की शख्सियत, हर इंसान की एक अलग अदा होती है, और मैं ये हमेशा बात करती हूँ, हर इंसान की अदा होती है। आपकी है, मेरी है, इनकी है, इनकी है। जी सना, आपने बहुत अच्छी बात की है। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जब आप लास्ट टाइम जब आप हमारे शो में आए थे, तो आपने एक अच्छी सी परफॉर्मेंस की थी। जब आप अपनी फैमिली में बैठे, तो फैमिली का क्या था, मतलब उनको अच्छा लगा आपको यहाँ पर परफॉर्म करना? अच्छा लगा यहाँ पे? वेल, दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर माय मॉम। ओह, वेरी नाइस। क्योंकि मैंने दिखाया नहीं, असल में ये इत्तेफाक हुआ था कि मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ था और ये चैनल लगा हुआ था, तो एकदम से ही वो रात को शो आ रहा था, तो सुबह से ना रात के जिस टाइम आता था उस टाइम शो लगा हुआ था, और इवेंचुअली वो शो आ गया और मेरा क्लिप जो है स्टार्ट हो गया। तो वो बहुत एक अच्छी फीलिंग थी। अच्छा। सबने देखा, सबने तारीफ की, जिसने देखा उसने तारीफ की। और जब मैंने अपना गाना गाया था, सबका एक ही सवाल था, ये तुमने लिखा है, ये तुमने लिखा है, तो बहुत अच्छी फीलिंग। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे। जब आप शो देख रहे थे पूरी फैमिली के साथ, तो एक आप होता है ना कि आप फैमिली को देख रहे होते हैं, आप शो नहीं देख रहे होते, तो फैमिली में से किसी ने उठ के आपको हग किया या आपको किस किया, या फिर आपको मतलब जोर से आपको वो मोटिवेशन वाली जो जप्पी होती है वो आपको किया किसी ने? हाँ, अम्मी ने जैसे ही देखा था, उसके बाद अम्मी ने बहुत प्यार किया, हग भी किया और बहुत और मोटिवेट किया। उन्होंने बोला बहुत अच्छा किया। अच्छा, यही वजह है कि अब इनकी अम्मा ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, उसकी वजह से आज आपके बात करने में भी और अपना गाना प्रेजेंट करने में भी एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। सो हैट्स ऑफ टू योर मॉम। ज़ैन, मुझे ये बताएं कि दोस्त जेलस हुए, भाई टीवी पे आ रहे हो, अब तो फोन भी नहीं उठा रहे हो, ऐसा हुआ? नहीं, मैंने जब अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे जब स्टोरीज लगाई थी, तो ऑलमोस्ट एवरीबडी मैसेज कर रहे थे कि कहाँ गए हुए थे, क्या कर रहे हो, ये क्या है, बताओ। लेकिन मैंने उनको बताया नहीं। ब्लॉक कर दिया? नहीं, मैंने बताया ही नहीं उनको। मैंने कहा था जब आ जाएगा शो में वो खुद देखेंगे, तो फिर वो वाला जो रिएक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इस वजह से तो मैंने उनको बताया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर गया था ये। तो मैंने इंतजार करने दिया। फिर जब शो का पता चला तो फिर अच्छा, अब जला कौन ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अंदर बताएंगे क्यों। मुझे तो लगता है आपके फॉलोअर्स बड़े होंगे आफ्टर द सॉन्ग। यूट्यूब पे चैनल बनाया आपने कुछ अपना? असल में अभी मेरा प्लान है कि ना अपने गानों को रेडी करके, अपने गानों को रेडी करके उसके बाद, और जब मेरे पास हो जाएं वो कंप्लीट कुछ गाने हो जाएं, तो फिर मैं जो यूट्यूब पे अपना प्लेटफॉर्म। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कहा था कि आप म्यूजिक प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं? सही बात है जी। तो क्या अभी कुछ, जिसे फॉर एग्जांपल ये रोने धोने वाले, आशिकी, दिल टूट गया, ये तो गाने ठीक है, व्हाट अबाउट, मैं पूछ रहा हूँ आपकी राय कि ये होना चाहिए सोसाइटी में, या कुछ एक करियर ओरिएंटेड या मोटिवेटेड जो सॉन्ग, मोटिवेशन वाले जो सॉन्ग वो होने चाहिए? देखिए, ये जब म्यूजिक को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारी ये आता है कि म्यूजिक इज नॉट हलाल फॉर आवर रिलीजन, तो ऐसा ये आता है। लेकिन ना मैं ये मानता हूँ कि ना जो म्यूजिक लोगों को गलत इन्फ्लुएंस करे तो वो गलत होता है। जैसे काफ़ी गाने में शिरक वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं। जी। काफ़ी सारे गाने होते हैं जिसमें अलग अलग हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो वो वाला जो म्यूज़िक होता है वो लोगों को गलत इन्फ्लुएंस करता है, तो वो चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि लोग सुनते हैं फिर जैसे बातिफ असलम में अपने गानों में शिरक ऐसे कुछ करने लग जाएंगे, तो लोग उनको सुन के इंस्पायर होंगे ना उनसे, क्योंकि वो जानते हैं। तो ये है कि आप जो अपना म्यूजिक, जो क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि अगर मैं गाना लिखूँ या मैं गाने जो लिखूंगा आगे लोगों का, कि मुझे मैं ऐसा मैसेज ना कन्वे करूँ जिसकी वजह से वो गलत लोग पिक करें। क्या बात है, ताली पहले बजनी चाहिए। वेरी गुड अप्रोच। जैसे कि अगर जैसे कोई लव सॉन्ग लिखता है बंदा, लव सॉन्ग आप लिख रहे हो,
तो आप उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी बात ना कर दूँ उसमें कि ना लोग वो कि ना गलत चीज़ को वो मतलब गलत चीज़ है जो गलत चीज़ गलत होती है तो उसको जो है वो सही समझने लग जाए क्योंकि मैंने अपने गाने में गाया है इस वजह से। अच्छा मेरे सीरियसली इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, मुझे आपका इतना अच्छा पॉइंट लगा। अगर हमारी जनरेशन जो न्यू जनरेशन आ रही है, ये नया टैलेंट आ रहा है, वो इस तरह की सोच रखता है, सीरियसली ये बहुत अमेजिंग बात है क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने मौजूद हैं और बन रहे हैं जो कि बहुत वल्गर होते हैं और जब आप वो सुन रहे होते हैं ना तो मतलब आपको अच्छा फील तो नहीं हो रहा होता, उस वक्त भी आपको अच्छा फील नहीं होता कि आप ये गाने चल रहे हैं, आपके आस पास आपके चल रहे हैं, खास तौर पर औरत को टारगेट किया जा रहा है, औरत की बॉडी को टारगेट किया जा रहा है इस तरह से। अब वो माशरे में जो है वो और ज्यादा जो वल्गर चीजें होती है वो फैलाने की कोशिश करते हैं। म्यूजिक जबरदस्त म्यूजिक ऐसे ही म्यूजिक की चीज़ है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है इंसानों के लिए, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। हील भी जैसे क्या कहते हैं, म्यूजिक हील करता है आपको। तो ये होता है, तो लोग जो होते हैं जो ये सब जो मशहूर सिंगर्स होते हैं वो अपने गानों में, क्योंकि म्यूजिक बहुत ज़्यादा एडिक्टिव और बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, अब तो बहुत आम है, तो लोग सुनते हैं तो लोगों को नॉर्मल लग रहा होता है, कोई नॉर्मल गाना उनको नॉर्मल लगता है, लेकिन जब उसमें वल्गैरिटी आ जाती है और सारे सेंसिटिव टॉपिक्स वो डाल देते हैं बीच में तो वो उनको वो भी उनको नॉर्मल लगने लग जाता है। एक सवाल बट देखिए इस तरह का जो कंटेंट है बनता रहेगा, अच्छा भी बनता रहेगा, बुरा भी बनता रहेगा, या लेकिन आपके पास यू हैव द पावर, यू हैव द रिमोट, चेंज कर दे, मत सुने, मत प्रमोट करें, क्योंकि हम पसंद करते हैं तो लोग बनाते रहते हैं। रोमांटिक सॉन्ग होता है, ये लव सॉन्ग जो पाकिस्तान में लिखे जा रहे हैं, हमेशा लड़का ही क्यों मर रहा है, मैं मर रहा हूँ तुम्हारे बगैर आ जाओ, ये क्या है, मर्द ही क्यों मर रहा है, मुझे बताए। मेरे ख्याल से जो लड़के हैं, मेल जो होते हैं, वो ज़्यादा गाने लिखते हैं और वो ज़्यादा इस वजह से लिखते हैं क्योंकि कोई ना कोई मसला रहा होता है। People will connect to pain लड़कियां move on कर जाती हैं। मैंने जो है लड़कियों को ज़्यादातर लिखते हुए देखा, नहीं देखा, लड़कियां देखी गाने नहीं, गाने लिखते हुए नहीं देखा। सही, क्योंकि आप इतने यंग हैं और आपकी सोच वाकई, मुझे तो, मैं अगर पिक्चर देखूं तो पिक्चर पे बिलीव करूँ या ऑडियो पे जहाँ पे करूँ, पिक्चर इन सेंस, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये बात कहते हैं कि जज नहीं करना चाहिए, जज नहीं, लेकिन हम सब जज कर रहे होते हैं, सबको देख के जज कर रहे होते हैं, आपकी एज देख करके आप इतनी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, यू मीन इट राइट। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि क्योंकि आप सिंगर हैं और आपने कहा था कि आप म्यूजिक कंपोज भी करना चाहते हैं, प्रोड्यूसर भी बनना चाहते हैं, तो इसलिए ये सवाल आया कि आप मुझे ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल आप प्रोड्यूसर और आपके पास सिंगर है, उसके पास आवाज़ बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन वो एक गाना लेकर आ, उसने कहा सर प्लीज़ ये गाना मैंने लिखा है, ये सुन लें। आवाज़ अच्छी होने के बावजूद पर्सनालिटी भी है, सारी चीज़ें, लेकिन सोच जहाँ पर है ना, वो सोच वो एंटरटेनमेंट मांगता ही, लाइक फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हैं, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या शराब पिला दो, ये कर दो, मतलब कहीं ना कहीं माशरे में वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता, तो आप उस गाने को रिजेक्ट करेंगे, उस सिंगर को रिजेक्ट करेंगे, या अगर रिजेक्ट नहीं करेंगे तो किस तरह से? वो कहेगा सर मेरी तो सोच ही है। लेकिन अगर मैं प्रोड्यूसर हूँगा, अगर हम एज्यूम करते हैं मैं प्रोड्यूसर हूँगा, तो अगर वो मेरे पास आया है और मैंने उसको अपने पास बुलाया तो मैं जाहिर सी बात है उसको करके दूंगा प्रोड्यूस, लेकिन मैं उसको बोलूँगा कि अगर मेरे पास आया तो मैं जो उसके गाने के जो मसला होगा, प्रॉब्लम्स होंगी उसमें, वो मैं चेंज कर दूंगा, उसको बोलूँगा अगर आपको सही है तो ठीक है, वरना हम नहीं कर सकते काम एक साथ। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से जो है वो मतलब मैं चाहूँगी कि हमारी जो न्यू जनरेशन जो आ रही है, सीखें कुछ इनसे। एक एक जो बंदा आपके सामने यहाँ मौजूद होता है उससे सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और सीखने का अमल ज़िंदगी भर जारी रहना चाहिए। इस खूबसूरत नोट के साथ यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक भी ज़रूरी होता है। लेकिन थैंक यू सो मच, आप आए हमारे शो में और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गाना गाएं। असल में आपने एक टॉपिक लिया था ना कि आप गमगीन गाने क्यों लिखते हैं, मैंने जो है पिछली बार गमगीन गाया था, तो इस बार मैं अच्छे जोन का गाना गा रहा हूँ। अच्छा, नाम है उसका लड़की खूबसूरत। वाह वाह वाह, ओरिजिनल सॉन्ग है आपका? मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है। सारे एक लड़की फिर लड़की पे गाना आ रहा है। क्या करें, लड़कों पे लिखे, किस पे लिखे? लड़कों पे भी, लड़कों पे क्यों लिखे हम? नहीं, हम गाना सुनेंगे और ब्रेक में चले जाएंगे, तो आप ओवर टू यू सर। एक लड़की खूबसूरत दे चांद में मुझे दिखाई, उसकी यादों के कहर से दिल मांगे मेरा रिहाई। एक लड़की खूबसूरत दे चांद में मुझे दिखाई, उसकी यादों के कहर से दिल मांगे मेरा रिहाई। वो दिखाई भी ना दे, उसे सुन भी ना सके, वो दिखाई भी ना दे, उसे सुन भी ना सके। वो फूल के जैसे खिले, वो शाम के जैसे ढले, वो फूल के जैसे खिले, वो शाम के जैसे ढले। एक लड़की खूबसूरत।
वेलकम बैक। माशाल्लाह से बहुत अच्छे सिंगर हैं और हमारे शो में पहले भी आ चुके थे और ये बड़ी अच्छी बात है कि उनका फीडबैक इतना अच्छा आता है, हम मजबूर हो जाते हैं आपको वापस बुलाने के लिए। एंड माशाल्लाह से थैंक यू सो मच कि आप फीडबैक देते हैं और आप लोगों को पसंद करते हैं जो आते हैं इधर और परफॉर्म करते हैं सिर्फ आपके लिए। जोशिया, यस, मैं चाह रही थी कि आपको जो जज्बा है वो हम प्रॉपर तरीके से दिखा सकें, फिर उसके बाद में अपनी अच्छा स्टोरी मतलब आप कर लें उसके बाद मैं करूँगी। यस। मुझे लगता है कि कभी कभी हमें अपने साथ ना यहाँ बीपी की मशीन रखनी पड़ेगी, जिस तरह से यूनुस बोलते हैं ना बीपी कहीं इसको हाई ना हो जाए बहुत ज्यादा। क्यों शिया? देखिए मुझे जरूरत नहीं है, आई एम वेरी मच नहीं, आपको नहीं होगी तो हमें ही हो जाएगी। प्लीज मुझे रिस्पेक्ट तरीके से बात, दिस इज नॉट द वे टू टॉक ऑन अ शो यार। अपॉलॉजीज गाइस, आई एम डिजाइनिंग दिस। नो वे, आई कांट। रोक लो शोएब अख्तर को, कोई नहीं रोकता। मुझे लगता है शोएब अख्तर ये बात सुन के बेहोश हो जाने जाएगा। वाले को नहीं रोकते, जाने वाले को नहीं रोकते। ठीक है, जब उसने इरादा कर लिया ना तो समझो वो जा चुका है। और ठीक जाने है। वाले को आप रोक भी नहीं सकते। जी उर्शिया। आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी और वो न्यूज़ ये है कि हमारी जो ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है वहाँ की जो लीडर हैं बिंदिया राना, उन्होंने पीपल्स पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है। तो तालियां होनी चाहिए। तो पूरी कम्युनिटी ने ज्वाइन कर ली पीपल्स पार्टी। जो बिंदिया राना है उनकी जो कम्युनिटी है उन्होंने ज्वाइन किया, जिनको लीड कर रही है और बेसिकली। उर्शिया, वैसे बिंदिया राना की आपने बात की है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। वैसे तो वो सबके लिए बात करती हैं, लेकिन स्पेसिफिक अपनी जो उनकी कम्युनिटी है ख्वाजा सरा उनके लिए, और ये चीज़ कहीं ना उन्हें हौसला अफजाई दे रही है। मतलब सिर्फ जो जिन कम्युनिटी को वो वही वाली बात है ना, पूरी कम्युनिटी को, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को वो लीड करे, दूसरे भी लोगों को हौसला अफजाई है कि जो हम देखते हैं ना, खुदा ना खास्ता अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन सिग्नल पे आप देखते हैं कि वो वीक एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं उनको होगा कि हम भी इस मकाम तक पहुंच सकते हैं, ये आप मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें। अब मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो हैं वो जैसे कि उनको स्पेस दिया जाता था कि नहीं ये यहाँ की नहीं है कम्युनिटी, इनको बिल्कुल सेपरेटली ट्रीट किया जाता। अब मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया है कि उनको सपोर्ट करने का, या उनके साथ मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, जैसे किसी ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, उनके साथ बैठ के खाना तक नहीं खाते, उनके साथ बैठते तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है। और लगता क्या आपको नहीं, मैं बताना चाह रही हूँ जी। कि मतलब अल्लाह ताला की मखलूक है, उनके साथ भी आप वैसा ही ट्रीट करें जैसे आप नॉर्मल इंसान के साथ, जैसे आपकी बहनें हैं, भाई हैं, या कोई भी व्हाटएवर जो भी फैमिली मेंबर है, आप उनके साथ जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही उनके साथ जब आप ट्रीट करेंगे तो उनका दिल इतना खुश होगा, वो आपको दुआएं देंगे। मतलब मैं अक्सर जैसे सना सॉरी जैसे मैं गुजर रही होती हूँ, जैसे रास्ते से वो अगर वो शीशे को नॉक भी करते हैं ना, तो वो अगर लेट सपोज मेरे पास खुले पैसे नहीं भी होते ना, तो मैं उनसे ऐसे हाथ जोड़ लेती हूँ कि भाई आप माजरत कर लें, बट उनका दिल मत दुखाए। तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है, मुझे तो नहीं छोड़ते, कहते हैं ओ शाहिद कपूर दे ना, आंखें खराब होंगी उनकी, आंखें खराब होंगी उनकी। नहीं आप क्या कह रही हैं? मैं जो आप सुन रहे हैं, आपके कान, आपकी समात में कोई प्रॉब्लम है? आप मेरी आवाज मेरी समात में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आवाज में प्रॉब्लम है। लेकिन आप ज्यादा लड़ाई हो रही है, आप बीच में बात कर रही हैं। जी उर्शिया, सॉरी टू कट यू, लेकिन आपने जैसे एक एग्जांपल दी ना, बहुत अच्छा आप करती हैं कि आप उनसे माजरत कर लेती हैं, लेकिन ख्वाजा सरा का यही मैं बताना चाह रही थी कि हम सिर्फ ख्वाजा सरा को मजाक और हंसने के तौर पे लिया जाता है कि शादियों में बुला लें, एंटरटेन करेंगे, सिर्फ एंटरटेनमेंट की नज़र से देखा जाता है, लेकिन बहुत बड़ी बात है एंड हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने पॉलिटिकल जो है ना वो राय रखने का, क्योंकि अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आप बहुत सीरियस इश्यूज पे बात करेंगे, आप मुल्क की इकॉनमी पे बात करेंगे, आप एजेंडे पे बात करेंगे, तो ये बहुत कायनात। जी। एक सेकंड, मैं कायनात से एक छोटी सी बात करूंगी कि जैसे आपको पता होगा, एक मैंने ख्वाजा सरा का मैंने एक इंटरव्यू देखा था और वो इतनी समझदारी से बात कर रहे थे, आई मीन इतने एजुकेटेड हैं, जब आप इनसे बात करेंगे वो इतनी मेच्योरिटी से बात करते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि आप नॉर्मल इंसान से बात कर रहे हैं, हालांकि वो पूरा दिन सड़क पे गुजार देते, बट इतने एजुकेटेड हैं यूनुस। मतलब मैंने correct me on one fact, one thing coming in my mind। जी। वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से उनको माशरे में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है और कुछ का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा तालीम याफ्ता नहीं होता है, तो क्योंकि कोई पार्टी ज्वाइन करना इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। तो और उसमें आप कह रहे हो कि आपने कुछ को देखे, दे आर रियली मैच्योर, लेकिन सब तो नहीं होंगे ना, क्योंकि बहुत सारे दे डोंट नो हाउ टू डील, सब इंसान भी तो नहीं होते। एग्जैक्टली लेकिन मतलब वो, लेकिन हमारे जो पीपल्स पार्टी में जो लीडर्स हैं वो भी तो बिल्कुल भी नहीं है समझदार। बट आई होप वो चालाक है, आई होप अच्छा वो चालाक है, लेकिन आपके वाले थोड़े मासूम होते हैं, यू नो, तो आई होप वो जस्टिस कर सके। मुझे एक चीज बताएं कि करेक्ट मी ऑन द फैक्ट कि बिंदिया राना थी जिनकी वजह से एनआईसीज हुए थे ट्रांसजेंडर्स के।
नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, जो भी थे जिनकी वजह से ये जिन्होंने स्टेप लिया था इस चीज का, देखिए मैं ये कहता हूँ कि इनके लिए जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, और ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। दुनिया भर में ऐसा हो रहा होता है। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो मोस्टली न्यूज एंकर भी हमारे यहाँ, दैट्स अ गुड थिंग, एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल पार्टीज लीड कर रहे हैं चीजें, ठीक है, अप टू देम। मैं कहता हूँ कि जो इनका जो ये तो इनकी कम्युनिटी है, ये तो नहीं करती होगी फॉर एग्जांपल रोडों पे या ऐसे, या जब फंक्शंस हो गया, दूसरी चीजें होगी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कर रहे हैं। उनके लिए क्या फायदा है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी कि उनको ये काम से हटाया जाए। शौक से कर रहे हैं, करें, लेकिन कोई मजबूरी में कर रहा है तो वो छोड़ के कोई और काम करे जो उसको करना चाहता है या चाहती है। एक सेकंड में सिर्फ इनकी बात एक जवाब दूंगी कि जैसे नॉर्मली आप देखेंगे कि वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आप नॉर्मल किसी भी जॉब पर इनको रख देंगे ना, एज अ रिसेप्शनिस्ट या कुछ भी किसी भी ओहदे पे काम करेंगे, वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। आप मुझसे कह रही हैं? मैं ओवरऑल बात करें, डोंट पिन पॉइंट मी प्लीज। ओवरऑल बात कर रही हूँ कि मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प होता है नॉर्मल इंसान, क्योंकि वो सोसाइटी से कहीं ना कहीं ठुकराए हुए होते हैं और उनके अंदर एक चीज एहसास कमतरी बचपन से पैदा की जाती है। देखिए हर किसी को आप पॉइंट आउट नहीं करते, लेकिन किसी अगर वो देखने में मेल लगे और उसकी आवाज़ फीमेल वाली हो तो ये चीज़ है कि बच्चे बचपन से उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जो यूनुस आपके, मैं इस सवाल का ये पॉइंट देना चाहती हूँ कि आपने कहा कि जो लोग मतलब इस स्पेसिफिक कम्युनिटी के नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग टीचर्स भी हैं, मुझे पता है प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, कुछ लोग टेलर्स हैं, लेकिन जो सिग्नल पर कर रहे हैं या कहीं ना कहीं फंक्शंस कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, इंसान की अपनी सिलेक्शन भी होती है, वो खुद भी कुछ बनना चाहता है कि मैं बनना चाहता हूँ, मैं इस काम से तंग हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके पास ये प्लेटफॉर्म आ चुका है जब वो उनके अपने एक लीडर हैं जो उनकी आवाज़ सुनेंगे। हम लीडर चूज ही तब करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी पहुँच नहीं है वहाँ तक जाने की, लेकिन हम लीडर के कान में बात डाल के अपना मुस्तकबिल बदल सकते हैं। वंडरफुल कायनात, आई रियली अप्रिशिएट, माशाल्लाह। मैं चाह रही हूँ कि बिंदिया राना ने अगर ये पार्टी ज्वाइन की है तो वो कोई एक ऐसा इदारा बनाए जहाँ पे ये सब काम कर सके और इनको एक बराबर इज्जत की नज़र से देखा जाए। दिस इज इट, ये हकीकत बात है। और मैं जो यूनुस ने बात की उसी में मैं थोड़ी सी एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि मैंने जो है वो खुद पर्सनली प्रोग्राम किया था ख्वाजा सिराओं के साथ, और मैंने खुद जाना था जो नायाब अली है, जो बहुत अच्छा जो है वो उनका हमेशा उनके सर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरी कम्युनिटी को लेकर चले, और उन्होंने जो मतलब कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने। आप अगर नायाब अली की स्टोरी नहीं जानते तो प्लीज़ जाकर आप नायाब अली के बारे में एक बार रिसर्च ज़रूर करें और जाने कि नायाब अली ने कितनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं। और जो आपने कहा कि उनके लिए जो लोग भीख मांगते हैं और जो मतलब एजुकेटेड नहीं है, उनके लिए मैं आपको बताऊं कि ऐसी बहुत सारी ख्वाजा सिरा कम्युनिटी अभी भी काम कर रही हैं। एक जर्निश है जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, और वो स्पेसिफिक जो है जितने भी ख्वाजा सिरा है उनके लिए उसका ये मतलब एक है कि उन्होंने एक कम्युनिटी पूरी बनाई हुई है, एक कम्युनिटी हब जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत बनते हैं, उन्होंने भी इस तरह से बनाया हुआ है। और वो क्या करती है कि जो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो ख्वाजा सिरा पैसे नहीं अफोर्ड कर पा रहे तालीम के लिए, तो वो इनकी तमाम तर तालीम के लिए जिम्मेदारियां उठाती हैं। जर्निश के लिए तालियां। और दूसरा, और वो स्टूडेंट जो कि मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन जो इदारे होते हैं वो इनको एडमिशन नहीं लेने देते, सिर्फ इसलिए कि वो जो है वो ख्वाजा सिरा है। इस वजह से वो नहीं चाहते कि उनके स्कूल में कोई ख्वाजा सिरा पढ़े, तो वो उसके लिए भी काम कर रही होती है, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आती हूँ मैं जी बिंदिया राना पर कि बिंदिया राना जो है, देखिए हर कोई अपनी अपनी तरफ से हर कोई काम कर रहा होता है, लेकिन बिंदिया राना की सरबराही में अगर उसने पार्टी ज्वाइन की और अपनी तमाम तर जो उसकी कम्युनिटी है उससे भी वो लेकर आई है, तो यकीनन जो है वो बिंदिया राना जी जो है वो अब बड़े पैमाने पर ख्वाजा सिराओं के हुकूक के लिए जो है आवाज उठाएंगी। सना, आपने बहुत अच्छी बात की, बट लेट मी टेल यू कि इन्होंने पहले इलेक्शंस भी लड़े हैं, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाई। अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा, पॉलिटिकल सपोर्ट होगी, तो मे बी शी विल विन और फिर ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिटी को हेल्प आउट कर पाएंगे इंशाल्लाह। बिंदिया राना के लिए तालियां। और बस यही चीज़ें जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप मैसेज समझे, कुछ भी समझे। ठीक है, आप एसएमएस कर दें मुझे। आपको तो नहीं करूँगी मैं। अच्छा, मैंने ब्लॉक किया आपको। मैं कह रही हूँ कि मैसेज समझे, कुछ भी समझे या रिक्वेस्ट समझे, वो ये है कि देखें हर इंसान होता है और अल्लाह ने जो मखलूक पैदा की है उसकी इज्जत करे। किसी को नहीं पता होगा आज आप जिसको धुतकार रहे हैं कल को वो आपकी औलाद भी बन सकती है। इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाएं, देखते रहें गपशप। वेलकम बैक।
गाइस मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा सवाल लाई हूँ, यहाँ हम बात कर लें कि कोई एक ऐसा अहम मुद्दा लेकर आई हूँ जिसपे हमने अब तक अपने शो में बात नहीं की है। हम हर तरह के टॉपिक्स पर बात करते हैं, बट बिकॉज आई वाज रीडिंग समथिंग, तो मेरी नज़र के सामने से ये चीज़ गुजरी जो कि मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर किया इस चीज़ ने, और मेरा मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने शो में भी ये बात करनी चाहिए और मेरे तमाम को होस्ट की उस पर राय लेनी चाहिए कि उन्हें क्या लगता है। इफ मैं आप चारों को मुखातिब करके पूछना चाहती हूँ, इफ यू हैव वन पावर टू चेंज द वर्ल्ड, व्हाट इट वुड बी? सुपर पावर? नहीं, अगर आपके पास कोई एक ऐसी ताकत हो कि आप उससे दुनिया में कोई तब्दीली ला सकें, दुनिया का कुछ बदलना चाहे, तो वो क्या चीज होगी? आई मीन 2-3 ऑप्शन। नो, जस्ट वन। ओके। गुर्बत का खात्मा। कोई लाइफलाइन है? नो, ओनली वन आंसर। एक बार आप मेरे पास क्या हो जिससे मैं दुनिया का कोई चीज चेंज करना चाहूँ? Yes, दुनिया की betterment। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हंगर डिफीट करना चाहता हूँ। व्हाट आई वुड लाइक कि इंसाफ हो, जस्टिस मिले। अल्लाह ने तो कहा है कि आपको इस दुनिया में भी जस्टिस मैं दूंगा, आखिरत में भी दूंगा। तो आई बिलीव यहाँ पे कहीं ना कहीं कभी कभार एट टाइम्स ऐसा होता है जो मुजरिम होता है, जो कल्प्रेट होता है, उसको सजा नहीं मिलती। तो मेरी कोशिश है कि इंसाफ हो। जब इंसाफ होगा तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मुझे जो सवाल समझ आया उस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर एक ऐसी पावर आ जाए जिससे मैं दुनिया में कुछ अच्छा चेंज करूँ, तो मैं अपने अंदर वो पावर लाना चाहूँगी कि मैं लोगों का दिमाग पढूँ। लाइक किसी माइंड रीडिंग। अगर मैं किसी का दिमाग पढ़ूंगी और कोई किसी के लिए नेगेटिव हो रहा है या मर्डर करने का सोच रहा है या खुदा न खास्ता रेप करें, तो मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं किसी का दिमाग पढ़ सकूंगी तो मैं बचा सकूंगी या उसकी काउंसलिंग कर, अगर वो छोटे पैमाने पे नेगेटिव हो रहा है तो मैं उसकी काउंसलिंग करूंगी कि ऐसा नहीं है, और अगर वो मर्डर या कुछ और तो पहले इसको पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो आई थिंक माइंड रीडिंग। नहीं तो सोचना गुनाह थोड़ी है, सोचना क्राइम थोड़ी है कि अगर मैं आपका मर्डर करना चाहता हूँ, ये सोचा है मैंने सिर्फ, तो इट्स नॉट अ क्राइम until unless I commit that crime। मैंने कहा कि किसी का दिमाग पढ़ूंगी और उसकी नेगेटिविटी दूर करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, ओके, ठीक। ये आपकी पार नहीं आई पहले इनकी लोड शेडिंग चल रही है। नहीं, मुझे सोचना भी क्राइम है और करना तो फिर उसकी तो कोई सोचना वो तो है क्राइम ही नहीं है। गलत चीज को नहीं सोचा जाए तो इंसान आई एम खुद भी टॉकिंग अबाउट द negative लॉ होता ऑफ द है। कंट्री। It's not a criminal act if you think about doing something bad until unless you do it। When you start thinking positive, तो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना शुरू करते हैं। हकीकत बात है। अच्छा, जो मुझे लगता है वो ये है कि देखिए, मैंने बड़ी उससे जल्दी में गुर्बत कहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गुर्बत से तमाम लोग परेशान हैं, लेकिन मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो ये है कि मैं अगर मेरे पास कोई पावर होती और मैं एक चीज़ बिल्कुल तब्दील कर लेती, बिल्कुल इस दुनिया से हटा लेती, वो ये होती कि किसी भी, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसकी बिना इजाज़त ज़बरदस्ती उससे कभी कोई काम ना किया जाए, ना उसके साथ ज़्यादती, ना कोई और काम। ये मैं ज़रूर करती, ये मेरी विश है कि अल्लाह पाक करे कि कभी ऐसा हो कि ये चीज़ हमारी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, किसी की मर्जी के बिना उससे कोई काम नहीं करवाया। मजबूरी का फायदा उठाते हैं जो रेप्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो ख़ास तौर पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ ज़्यादती होती है। तो ये मेरी विश है और ये मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ऐसा हो, और मैं हर दिन ये दुआ करती हूँ, रोज़ाना रात को सोते वक्त ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह जो है वो कुछ ऐसा करिश्मा करे कि दुनिया में जो ज़बरदस्ती होता है ना वो ख़त्म हो जाए, ये ज़बरदस्ती का लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाए, किसी की इजाज़त के बिना कुछ ना हो। आई बिलीव पहले लोग रेपिस्ट होते हैं, फिर एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, फिर बदले की आग आ जाती है, तो चीज़ें जो है मामला बड़े संगीन होते जाते हैं। अनम, अगर मेरे पास ये पावर होती तो मैं उन बच्चों के दिल में रहम पैदा करती जो कि अपने माँ बाप को ओल्ड एज हाउसेस में छोड़कर आ जाते हैं और उनके दिलों में रहम नहीं आता कि हमारे माँ बाप मैं उन बच्चों को वो पिक्चर दिखा पाती कि आप जब बचपन में छोटे होते हैं तो आप लोगों को माँ बाप कितना सपोर्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको आपकी ज़िद पूरी करते हैं, आपका कितना ख्याल रखते हैं। तो मैं उन दुनिया को दुनिया में जितने भी बड़े बच्चे हैं या छोटे हैं वो अपने माँ बाप को बिल्कुल निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड इनफैक्ट वो, मुझे लगता है जब माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सवाल करना शुरू कर देते हैं और बच्चे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं वो शायद वो चीज़, अगर मेरे पास वो पावर होती तो वो मैं चीज़ बच्चों में खत्म वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या चेंज करेंगे? If I could have that one power in me,
मैं इस दुनिया से लोगों के दिलों में जो नफरत आती है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, लोग एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं, उनके रिलीजन और कल्चर की वजह से लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और उनके बीच वो जो दुश्मनियां पैदा होती हैं, फिर वो नस्ल और फिर मुल्क तक वो जाती हैं, मैं वो ख़त्म करना चाहूँगी। बिकॉज इस तरह के बहुत सी मूवीज़ बनी है, उसमें ये कैरेक्टर्स दिखाए गए कि वी आर लिविंग ऑन सच अ ब्यूटिफुल प्लेनेट और हमें यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। हम चाहे तो अच्छी चीज़ों को सोच के खुश रह सकते हैं, बट वी आर डेवलपिंग हेट इन आवरसेल्फ जो हमें नेगेटिव करी, हमारे साथ रहने वाले लोगों को करी। एक्सट्रीमिज्म आप खत्म करना चाहेंगे। लेट्स आंसर माय वन क्वेश्चन। पॉइंट मैं अनम के साथ एक ऐड करना चाहूँगी। जी 1 पॉइंट ओनली। कल्चर और रिलीजन को लेके जो लोगों में वॉर है, मैं उसको खत्म करना चाहूँगी कि इस किसी के मजहब को लेके किसी से फिरकाबंदी। नफरत ना करें। जी ओके। और अनम एक और, अगर दोबारा से अगर वो मुझे पावर मिले तो मैं हसद जो है वो खत्म करना चाहूँगी। एक ही पावर थी ये, नहीं ये चीटिंग है। मैं हमने एक बात पावर कर दी रही थी हूँ। आपको। मैं बात कर नहीं रही हूँ, ये अगर चीटिंग। अगर मुझे दूसरी पावर भी अनम दे दें कि नहीं तुम्हें मैं एक और पावर दे नहीं हमने एक ही दी उस थी। पावर ये में cheating है। मैं हसद कम ये करती पावर है लोगों में। प्याज। हाँ प्याज। प्याज लग रहा है मुझे कि एक और प्याज मिल जाए तो मैं अच्छे से क्या सालन होटल बैठी है बनाऊं। यार, लाला प्याज तो दिया नहीं, कैसे खाएंगे? अच्छा मगर एक मुझे ऐसा लगता है कि हसद जो है अगर खत्म हो जाए तो काफी हद तक चीजें जो अपने है में वो- आप खत्म करें पहले। मैंने कब अच्छा मैंने कब किया अच्छा आपके साथ अच्छा एक क्वेश्चन, ये तो एक पावर थी ना, एक अथॉरिटी थी। लेट्स टॉक अबाउट सुपर पावर। अगर आपके पास कोई सुपर पावर है तो क्या होगी? जी अनम। मैं अपने मुल्क का एयर डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग करूंगी कि हमसे जो भी मुकाबला करे उसको हम हरा सकें। मैं सुपर पावर की बात तो कर रहा हूँ, सुपर पावर में एरोस्पेस की, मैं country इंजीनियरिंग की की- डिग्री की बात नहीं कर रहा। सुपर पावर तो कंट्री की पावर्स में से आप उड़ना चाहेंगी? इंडिविजुअल नहीं है। अच्छा आप इंडिविजुअली बोल रहे हो? यस अनम। नो आई लाइक टू बी इनविजिबल पर्सन कि मैं लोगों के इरादे, उनकी नियत भांप सकूं, कौन मेरे हक में अच्छा है कौन बुरा है, देन आई विल मेंटेन अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम देम। टिपिकल औरत। जी मैंने तो पहले ही Sensible। बता दिया था, माइंड रीडिंग तो माइंड रीडिंग। जी 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 तो पहले जी ही सना। एक ड्रामा था बहुत अच्छा जो मैं बचपन में देखती थी, तो मेरी ड्रामा ख्वाहिश- ड्रामा नहीं पूछा मैंने आपसे। नहीं तो मेरी ख्वाहिश है अच्छा। अभी तक वही है हाँ। कि मैं ना यूं चुटकी बजाऊं और जो चीज मैं चाहती हूँ वो हो जाए। खाने के लिए। आपको जादू की छड़ी मतलब चाहिए। वो जीनी टाइप का है, या अलादीन। जो अलादीन मैं चाहूँ वो हो जाए। ये कौन सा ड्रामा था? शरारत शरारत। आप शरारत ना करें, ठीक है जी। मैं जो छोटी बच्चियां हैं मैं उनके लिए फेरी टेल बन जाती हूँ और उनकी हर विशेष पूरी कर सोशल आप सर्विस खुद दूसरों को सुपर पावर देते हैं। क्या मुझे करती? वो मेरे पास आती है। क्या ख्वाहिशात है आपकी सना? मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए और ये आ जाए फिर ख्वाहिश पूरी हो आप जाए। क्या करते हैं? आप कौन सी ऐसी पावर चाहते हैं? क्या आपके पास? मेरे पास ऑलरेडी सुपर पावर। And what is that? एनाकोलाजिन। अब कैरेक्टर नहीं बोला, सना सवाल समझा करें। देखिए आई ऑलरेडी हैव दैट सुपर पावर, आई कैन सी फ्यूचर। ओह माय गॉड। यस आई कैन सी फ्यूचर, ये दिस इज अच्छी माय line सुपर है। वो पावर। तो पामिस्ट भी देख सकते हैं। नहीं आई कैन सी फ्यूचर। मुझे एट टाइम्स कनेक्ट होता है किसी इंसान के साथ तो मुझे पता चल जाता है, और अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ कुछ मिसहैप हो रहा होता है और मुझे, या तो मैं सो रहा हूँ मुझे ख्वाब आएगा और मैं उठ जाऊंगा। सिक्स सेंस कहते हैं सर। ये बहुत अच्छी ये लाइन है। मूवी भी थी। यूनस बहुत अच्छी लाइन है। नहीं, मैं आपको खास बताता हूँ। तौर पर Please, लड़कियों को इम्प्रेस करने नहीं के लिए देखें, बहुत मैं आपको सिक्स सेंस की तो आप बात करनी है। सिक्स सेंस कहते हैं। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि एट टाइम्स मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि आई कैन सी डेड पीपल, आई कैन सी डेड पीपल। ना इलाज करवाएं। एंड मेरा एक दोस्त था छोटा बच्चा, एंड उससे मेरी बहुत अच्छी बात होती Are थी। you serious? यस आई एम बीइंग वेरी सीरियस। तो एक बच्चा था छोटा सा, एंड वो हमारे गली में आता रहता था, कभी बैठ गया तो हमने क्रिकेट खेली है। वो मेरे साथ बहुत अच्छा दोस्त था, मतलब आई वाज 16, ही वुड बी लाइक 10-12, और अच्छा बच्चा मेरा दोस्त बन गया था। एंड बाद में मुझे पता चला कि लोगों को वो दिखता नहीं था, क्या? एंड ही यूज्ड टू टेल मी अबाउट थिंग्स। यस, Imagine और ये मैं आपको कहानी बता रहा हूँ एक फिल्म सिक्स सेंस की। I knew this was coming from him. Nothing serious. Exactly. इतना ही सीरियस हो जाता है कभी, मैं अब ट्रस्ट नहीं करती। नहीं लेकिन मुझे लगता है ऑडियंस अगर ये इस तरह की बात करेंगे, मुझे मरते हुए मरे हुए लोग नजर आते, तो मुझे लगता है अब ऑडियंस भी जो देख रही है हमारा एपिसोड वो समझ गई होगी कि यूनस मजाक Yunus, you should start acting. You could be a great politician and a Exactly. great Great politician and acting. actor. लेकिन मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि आखिर आज आपने हमसे ये सवाल क्यों पूछा? जी, ये सवाल लाने का मकसद ये था क्योंकि हमारे मुल्क में कत्लो गारत तक बात आ जाती है लोगों के मजहब को लेके। सबसे बड़ी जंग और लड़ाई ही मजहब को लेके, क्योंकि आपस के जो मसले वो बहुत निजी घरों के मसले मसाइल हो गए, शहर में हो गए, वो छोटे छोटे हैं। जैसे हमको इख्तलाफ होता है अपनी गवर्नमेंट से, ये इश्यूज भी इस मसले के आगे देखा जाए तो कोई अहमियत नहीं रखते हैं। तो जब मैंने ये पढ़ा कि बहुत सारी टारगेटेड किलिंग होती है, टेररिज्म होता है, और लोग क्योंकि मजहब की लड़ाई है ना, जितनी हमने पहले भी बात की है कि लोग अपनी वो खुदकश
बम धमाके पहन के लोगों की मस्जिदें और उनके जो भी प्रेयर करने की तकद्दुस होता है, पामाल करते हैं ऐसी जगहों का, तो उस पे अगर लोगों के दिलों में किसी तरीके से ये चीज, ये सबक सीख डाल सके। ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस के शोज हैं, ऐसी बुक्स हैं, लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके जो दिमाग और मेंटेलिटी है ना, उनका माइंडसेट इतना फिक्स है। तो मेरा जो अहम एजेंडा है इस टॉपिक पे बात करने का, और इस पे हम बार बार बात करते हैं क्योंकि ये मसला ऐसा है कि ये नस्ल दर नस्ल आगे भी चलता चला जाएगा जब तक दुनिया है, ये चीज रहेगी। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये एक मोहल्ला, एक शहर, एक गांव, पूरी दुनिया, पूरी हर जगह पर ये चीजें, तो इनकी थोड़ी सी लगाम खींची जाए। और इस पे अगर मैं कुछ ऐसी चीजें उठा के देखूं तो मतलब इनको कोई रोकने, इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, इस पे इनको कोई संभाल नहीं सकते, इनकी मेंटेलिटी को नहीं चेंज कर सकते। हम लोग आम लोग हैं, हम फिर भी लोग किसी से बात करते हैं तो हम अपनी मेंटेलिटी किसी चीज को लेके चेंज कर सकते हैं, बट ये अपने इरादों पे इतने फर्म है कि इनको बदलना मुश्किल ही नहीं, मुझे लगता है एक नामुमकिन सा मरहला है। तो इनको थोड़ा सा कैसे नहीं, देखें ये तो बड़ी छोटी सी बात है, सिर्फ डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। मैं आपको ये बता दूं, एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, कोई भी मजहब दुनिया का, कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता कि आप जाके दूसरे मजहब के बंदे को कत्ल करें, ये गलत है। स्पेशली हमारा इस्लाम तो इट्स अ वेरी पीसफुल रिलीजन। हैविंग सेड दैट, ये जो लोग हैं जो रिलीजन को मिसयूज करते हैं, स्लीपर सेल्स कहते हैं, वो तो कंट्रीज के ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रिलीजन्स के। रिलीजन जो हर, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म है, वहां पे भी ये सिखाया जाता है कि आपने किसी जानी का, वो तो अपने जानवरों को भी नहीं मारते, जात पात पर भी आते हैं वो लोग बहुत, वो एक अलग स्टोरी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिलीजन नहीं सिखाता कि आप जाके मारें। वो जो लोग हैं वो बेनिफिट करते हैं, वो क्या, वो सियासत है, वो पॉलिटिकल ग्रैबिंग है, ग्रैबिंग ऑफ लैंड है, ग्रैबिंग ऑफ इकोनॉमी है, ग्रैबिंग ऑफ मनी है। ये इस वजह से कि दूसरे कंट्री का आप वो नुकसान कर दें। जैसे मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल कि अगर हमें टेररिस्ट बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तानियों को, किसी भी मुल्क ने, उसने ये कि इनके एक्सपोर्ट्स रुक जाए, और वही चीज उस जो कंट्री था जिसने कोशिश की, उसके एक्सपोर्ट्स थे। तो जो एक इंटरनेशनल कंट्री वो हमारे से नहीं ले रहा क्योंकि हम टेररिस्ट नेशन है, दूसरे कंट्री को फायदा दे रहा है। तो इट्स मोर ऑफ इकोनॉमी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ये चीजें। ये तो अब बहुत वो हो गई कि मैं ये मुसलमान हूं, तुम हिंदू, चले जाओ यहां से। इंडिया में आज भी ये होता है। रीजन यही है कि उनका जो बैंक है, जो वोटिंग बैंक है, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स। लेकिन यूनुस, ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये कहूंगी कि अनम ने वाकई बहुत अच्छा सवाल, कभी हमने खुद से ये सवाल नहीं किया कि अगर हमारे पास ये वाली पावर होती तो हम क्या करते। और मुझे लगता है कि ये सवाल अनम का ऑडियंस के लिए भी था, और कमेंट सेक्शन पे आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और जिसका रिप्लाई हमें सबसे अच्छा लगेगा हम उसका नाम लेंगे। एग्जैक्टली, हम शो में उसका नाम आपके पास क्या सुपर पावर होनी चाहिए जिससे आप मुल्क चेंज कर सकें या दुनिया चेंज कर सकें? इसी बात पे लेंगे एक सुपर ब्रेक। मिलते हैं एक सुपर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं आज आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, बल्कि वो एक अवेयरनेस के तौर पे मैं सबको बताना चाहूँगी कि शादी करने का सबको शौक़ होता है कि घरों में शादियाँ हैं, और इतना पैसा जो है वो मतलब जो नहीं भी होता तो कर्ज लोग उठा लेते हैं। तो मैं एक इस्लामाबाद की एक स्टोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो स्टोरी ये है कि लोगों को एक ट्रेंड है कि ट्रेंड चल रहा है कि जी दुल्हा और दुल्हन की एंट्री जो है वो नॉर्मल तरीके से हो ही नहीं सकती, वो पैदल चल ही नहीं सकते, ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से जो है उनको एंटर होना है, और कोई बाइक पे आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, छलांगे मार रहा है कोई। एग्जैक्टली। तो आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है, इस्लामाबाद में जो शादी हुई है और एंट्री के दौरान दुल्हन और दुल्हा जो थे वो क्रेन के थ्रू आ रहे थे, और जैसे ही उन्होंने स्टेज के पास आए तो वो क्रेन पूरी उलट गई और दुल्हन और दुल्हा की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो आप ये चीज़ सोचें कि वो जो माहौल था वो उस टाइम कैसा था, मतलब लाइक एक जो खुशी का माहौल था वो तो बिल्कुल एक मातम में तब्दील हो गया। एग्जैक्टली। तो मैं ये सोचती हूँ, मैं कहती हूँ इतने शशके करने की क्या ज़रूरत है, आप नॉर्मल एंट्री ले लें, आप नॉर्मल तरीके से आ जाए। आप लोगों को पता नहीं होता कि कितनी डेंजरस जो चीज़ें होती हैं हम यूज़ कर लेते हैं प्रॉप के थ्रू पे कि नहीं जी हम लोगों ने ये चीज़ करनी है, वो फ्लावर की तरह चीज़ें खुल रही होती है और नीचे आग लग जाती है। मतलब एक वो मैंने देखा था, मैंने खुद ये चीज़ देखी थी कि नीचे आग लग गई थी, वो दुल्हन निकल रही है,
फ्लावर में से, और वो जो है वो नीचे आग लग गई। आप बिल्कुल होशिया सही कह रही हैं। एक्चुअली आई एम सॉरी, लेकिन अना मैं ये बात कहूँगी और मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों को तब चेंज करें, पहले आप अपने घर से स्टार्ट लेना। मेरी सिस्टर की भी शादी हुई थी और उन्होंने कहा मुझे मेहंदी पे ऐसी एंट्री चाहिए, सब देखिए फिल्म। तो वो क्या है जिससे वो कलर्स निकलते हैं कुछ करके, तो वो गुब्बारा उसमें फूंक मारते तो नहीं, गुब्बारा नहीं है, कुछ जलाते हैं और वो बॉम्ब टाइप का जो अनार की बात कर रही हैं। अनार बॉम्ब। काइंड ऑफ वो होता है, उससे कलर निकलते हैं। धुआं, colourful। तो मेरी सिस्टर जो कि दुल्हन थी, उनके ना पास मेरी कजन ने आके, छोटी बच्ची उसने आके यूं किया तो उनका पूरा जो ड्रेस है नीचे से वो जल गया था। ओह माय गॉड। तो ये चीज़ मैं रिलेट कर सकती हूँ कि हाँ, उस टाइम मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो चीज़ क्यों करनी, या दिखावा या कैमरा या वीडियो के लिए क्यों करना, जिस पर आपको नुकसान हो सकता है या आपके साथ वाले को नुकसान। एंड कायनात, वो जो लड़का था, जो दुल्हा था, वो इकलौता बेटा था उनका। दैट्स सो बैड, सीरियसली सो बेटी का तो दुख था ही था, क्योंकि हालांकि वो 6 बहनें थी और 3 भाई थे, तो उनका तो दुख था ही, बट बेटे का इसलिए सबको बहुत दुख हुआ क्योंकि वो इकलौता बेटा था। पता है हमारे माशरे में सबसे ज्यादा बड़ा अलमिया ये है कि शशके खत्म नहीं होते। हर किसी को ही अपनी शादी बहुत यूनिक करने की जो है वो एक आदत पड़ चुकी है, और आपको ये देखना चाहिए कि एक तो खर्चा बहुत ज्यादा लगता है, आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी उसमें बेफजूल लग जाती है, और दूसरा ये देखें कि इस्लामिक वे से भी तो ये ठीक नहीं है ना। हमारी तो शरीयत में भी ये है कि सादगी अपनाए। I have seen people कि वो अर्तुगल स्टाइल में आ रहे हैं, घोड़े पे आ रहे हैं, और मतलब ये एक शादी पे गया, मैंने देखा किसी ने अच्छी गाड़ी में, या कोई आसमान से उतरा है बंदा शादी में, तो जो उसकी फैमिली में वो भी लोग शुरू हो जाते हैं, यार मेरी शादी में ना मेरे को तो ना हेलीकॉप्टर में एंट्री लेनी है। हेलीकॉप्टर, अबे हेलीकॉप्टर तो चाचा ने भी कभी जिंदगी में देखा। ऐसी फरमाइशें करते हैं लोग, और लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि पूरी उन्होंने नहीं करनी, उनके माँ बाप ने ही किसी ना किसी से कर्जा लेके करनी। खुदा को माने यार। पहले दौर में जब बेटियों की शादी होती थी, माँ बाप परेशान होते थे कि हमें जो है वो हर चीज़ उनको प्रोवाइड करके देनी है, और दुल्हे वालों को जो है वो खुश करके भेजना है। अब का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब दुल्हे वाले को परेशान हो रहे होते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। उनको हर चीज़ उनको करनी है, मतलब जैसे वो मुकाबले चल रहे हो। नहीं, करना तो दूल्हे को चाहिए, लड़की वालों को कुछ नहीं करना चाहिए, मेरा ओपिनियन है। हर चीज दूल्हे, आपने शादी करनी ना, आप दूसरे के घर की लड़की लेकर आ रहे हैं तो आप खर्चा उठाएं हर चीज का। नहीं, अपने घर के जो खर्चे होते हैं, जैसे कि वलीमे का खर्चा, माइयों मेहंदी का खर्चा, इतना एक्सपेंसिव होंगी चीजें, दहेज भी होता है एग्जैक्टली लड़की वालों को। ये कहीं ना एक बॉयज को जो है या लड़के वालों को सुकून होता है, क्योंकि उनके घर तो दुल्हन आ रही है, बेशक वो कहते रहे ऊपर से नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, दो वक्त क्या 2 जोड़ों में आप अपनी बेटी दे दें, ये कहते हैं माँ बाप, देते अपनी खुशी से दें, तो और बाद में वो जो लिस्ट आती है ना कि ये भी लेकर आना, ये भी लेकर आना, तो कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जहेज लेना लानत है, और जो ले रहे हैं वो समझ गए कि वो क्या है। जी, आजकल कंपटीशन का मुझे लग रहा है दौर इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों में अपनी खुशी को एंजॉय करने से ज्यादा अपने लोगों को दिखाने का उनको मजा आता है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे कोई स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की ख्वाहिशात तो दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी। खुद से तो आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे कुछ करे, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की हम बातें हुई हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से सुनने में आते रहते हैं, तो इंसान की तो वो ख्वाहिशात का कोई सरहद मैं कहती हूँ ना उसका नहीं है, वो सोचता रहेगा, और जितना वो ब्रॉड, जितने पैसे हैं और उतना वो करता जाएगा, लेकिन सेफ और सिक्योर तरीके से आप आए ना, मतलब शादी आप जिंदगी के एक नए सफर पे जा रहे हैं, तो इतने खतरनाक तरीके क्यों चूज करने, आराम से उतरे, आराम से जाएं, बैठ जाए सोफे पे। गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये लोगों की गलती है, और इनकी फैमिली में कोई समझदार इंसान गलती नहीं, मैं कह रही हूँ उन्हें बीच में आना चाहिए। वो आके भी क्या करेंगे ना, फिर प्रोटेस्ट होगा। अच्छा, 1 डिश किया था, उसके बाद वो भी खत्म हो गया। एक गवर्नमेंट ने एक और चीज रखी थी कि लिमिटेड नंबर लोग अटेंड करेंगे ड्यूरिंग द लॉकडाउन और ऐसी चीजों पे। यही बात करने वाली तो वो लोग, आप देखें, गवर्नमेंट का ये नहीं कि भाई क्रेन बैन कर दें, वो कल को कोई और चीज ले आएंगे, वो भी बैन करें, सब बैन कर दें, बैन कल्चर से बाहर निकले। हमें एजुकेट करना है, हमें अवेयरनेस फैलानी है। अवेयरनेस फैलाने के लिए ही बोल रहे हैं, क्योंकि लोग अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। इंसान शादी आई कैन एग्री विद यू, बिकॉज वाई जब गवर्नमेंट किसी पैमाने पे इस तरह से करते, देखिए कहना नहीं कि ये रूल बन गया है, उस पर इम्प्लीमेंट भी तो 200 रुपये ऊपर देने से या 2000 ऊपर देने से, जो मुझे ये करने थे, मुझे वो करने थे, उस पर चीज़ें गलत होती है। उस सिस्टम को आप चेंज करें कि लोग रिश्वत ना लें, अगर बैन है तो फिर बैन हो। और ये कायनात, मुझे सबसे अच्छा जो लगी थी ना शादियाँ, वो लॉकडाउन के दौरान, यानी कि 2 साल में घर में आप 4 लोगों को बुला रहे हैं, और
मुझे लगता है एक्चुअल में चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। लॉकडाउन ने तमीज़ सिखाई हमें तमीज़ कि हमें सिखाई। जीना कैसे है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम वापस बदतमीज हो और गए। हमें ये भी सिखाया गया कि किस तरह से अगर कोई रूल बनता है तो उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि मैंने देखा था कि इंटीरियर पंजाब में दूल्हे को लेकर चले गए थे जेल में जब मना किया था शादी में। कैसे सब मतलब कैसे सब आगे पीछे डेट्स कर रहे थे। अगेन वही वाली बात है कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इमरान खान साहब क्या या पीपल्स पार्टी क्या गवर्नमेंट को इस हद, देखें अगेन मैं वो वाली बात ही कहूँगी कि क्या ट्रेडिशनल है, लेकिन जहेज पे जब हम लोग बात करते हैं, सेलिब्रिटीज बात करते हैं, पॉलिटिशियंस बात करते हैं, लेकिन वही अपनी बच्चियों की शादी में इतने महंगे महंगे कपड़े चीजें दे रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप भी खुद देखिए कंट्रोल 10 बजे के बाद वाला रूल जो था, एक रात में 10 बजे के बाद वाला रूल था कि अगर आपने 10 बजे के बाद अब शादी हॉल की लाइट्स ऑन है तो दूल्हे को ले जाएंगे, ये रूल था। आई एम मिस्टेकिंग विद द करेक्ट टाइम। तो एक मैं आपको सीन बताता हूँ क्या हुआ। एक मेरे जानने वाले थे, उनकी शादी थी और हम अटेंड कर रहे थे पंजाब की साइड। तो अब 10 बजने वाले थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि अब पुलिस भी आ गई, चीज़ें भी आ गई, पता चल गया कि अब दूल्हे को उठाने आ गए क्योंकि टाइम ओवर हो गया। उन्होंने जल्दी से शेरवानी उतारी, एक बलि का बकरा लिया, उसको पहना दी, ये पहना दिया, सब उसको कर दिया, वो उसको ले गए। वो सारी रात जेल में रहा है और ये जो दूल्हा था इसने एंजॉय किया है। तो हमारी तो आवाम ये जुगाड़ आप बैन करेंगे ना, हमारे अवाम जो है वो दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। बैन कल्चर खत्म होना चाहिए। ये बैन कल्चर से हम लोग 20 साल 30 साल पीछे चल रहे हैं दुनिया से। हमें कम्पीट करना है। मजा तो तभी आया ना कि आपके पास ये ओपन और उसके बाद बॉय चॉइस आप ना करें। आप लिमिट ही कर देंगे तो वो कर ही नहीं पाएगा। या फिर आप में इतनी समझो कि आप अपनी जान और अपने खानदान वालों की जान को अजाब में ना डालें, कोई सेफ रास्ता इख्तियार कीजिए। हकीकत बात है। मुझे क्या लगता है पर्सनली, मुझे ये लगता है कि हम हमेशा ही तब्दीली की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि ये सियासतदान आ जाए, मुल्क में ये हो जाएगा, ये तब्दीली आ जाएगी। तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि तब्दीली जो है वो इंसान को अपने अंदर लाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे तब तक आप तब्दीली देख नहीं पाएंगे। अच्छा मुझे बहुत, मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हम सब ने अपना इनपुट दे दिया, बात कर ली, लेकिन ऑडियंस के लिए ये खूबसूरत बात हम सब की तरफ से कि उन माँ बाप को जो अपनी बेटियों के होने पर सिर्फ इसलिए गमज़दा होता है, ऐसा नहीं है कि उनको बेटियाँ नहीं चाहिए होती, सिर्फ इसलिए गमज़दा होता है कि वो कहते हैं कि बेटी बोझ नहीं होती माँ बाप के कांधों पर, बस उनके नसीब से डर लगता है। मैं जहेज से रिलेटेड बात कर रही थी, क्योंकि तो अब का जो दौर है वो बदल गया है। मुझे अब ऐसा लगता है कि जो बच्ची है उसको खुद को इतना माशाल्लाह से पता है कि अगर कोई उसके माँ बाप को प्रेशराइज कर रहा है तो वो खुद ही कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं नहीं कर सकती। सो हैट्स ऑफ टू देम, और अल्लाह हम सबको इन चीज़ों से बचाए और हम सबको देखा देखी जो हम अपना रहे हैं, हमें तब्दीली की वाकई ज़रूरत है। वाकई ज़रूरत है। इस खूबसूरत नोट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।